क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि सड़क पर या किसी विवाद में पुलिस अचानक किसी का फोन मांग ले तो उस व्यक्ति के पास क्या अधिकार होते हैं? मान लीजिए कोई इंसान कहीं जा रहा है, सड़क पर कोई चेकिंग चल रही है या कोई छोटी मोटी बहस हो गई है। तभी पुलिस वाले कहते हैं अपना फोन निकालो, इसे अनलॉक करो, हमें व्हाट्सएप चैट और फोटोज चेक करने हैं। डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। और ये बहुत ही खौफनाक स्थिति होती है किसी के लिए भी। बिल्कुल। दिमाग में सवाल आता है कि क्या मना किया जा सकता है? क्या पुलिस जबरदस्ती पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या फेस आईडी मांग सकती है? अगर मना किया तो क्या कोई झूठा केस ठोक दिया जाएगा? आइए इन सवालों के जवाब कानून की असली दुनिया से निकालते हैं। हाँ, इसका जवाब जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जीबी लीगल माइंड, जहां हम आपको सही सोच, तेज बहस और मजबूत रणनीति के साथ सिस्टम का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। आज का हमारा विषय बहुत ही जरूरी और आम जिंदगी से जुड़ा है। क्या पुलिस किसी नागरिक का फोन खोलकर चेक कर सकती है? और अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए तो बिना घबराए क्या करना चाहिए? यार, ये वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर इंसान को जानकारी होनी ही चाहिए। आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन सिर्फ बात करने का डब्बा थोड़ी रह गया है। सही बात है, वो तो पूरी जिंदगी है इंसान की। बिल्कुल, ये इंसान की पूरी जिंदगी का डिजिटल लॉकर है। इसमें बैंक की डिटेल्स हैं, निजी तस्वीरें हैं, परिवार की बातें हैं। और जब अचानक कोई वर्दीधारी अधिकारी बीच सड़क पर इसे खोलने का दबाव बनाता है तो अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। अरे यही बात मुझे हमेशा खटकती है। अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो मान लीजिए मोहल्ले में दो पड़ोसियों की किसी बात पर कहासुनी हो गई, बात थोड़ी बढ़ गई, पुलिस आ गई। हाँ, ऐसा तो आसपास होता ही रहता है। माहौल पहले से ही गर्म है और पुलिस एक पक्ष पर दबाव बनाने लगी कि चलो फोन खोलो, दिखाओ किससे क्या बात कर रहे थे। ये तो कुछ ऐसा हो गया ना कि कोई किसी की जेब से उसके घर की चाबी निकाल ले और बिना पूछे पूरा घर छान मारे, बेडरूम से लेकर किचन तक सब कुछ उथल पुथल कर दे। ये चाबी वाली तुलना काफी हद तक सही है। बल्कि घर की तलाशी के लिए तो फिर भी पुलिस को कई बार मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, लेकिन फोन के मामले में एक अजीब सी बात देखने को मिलती है। लोग खुद ही डर के मारे अपनी चाबी यानी अपना पासवर्ड पुलिस के हाथ में थमा देते हैं। उन्हें लगता है कि यार वर्दी वाले ने पूछा है तो देना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। अगर कोई आम नागरिक पासवर्ड देने से मना कर दे तो क्या सच में पुलिस उस पर कोई नया केस लगा सकती है? लोग तो इसी डर से फोन अनलॉक कर देते हैं कि कहीं पुलिस उन्हें ही अपराधी न मान ले। यही तो, हड़बड़ी में वो फोन खोलते हैं और फिर उनके सारे पर्सनल मैसेजेस, बैंक के ओटीपी सब पुलिस के हाथ लग जाते हैं। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? यहीं पर कानून की असली समझ को जानना जरूरी है। हमें ये भ्रम तोड़ना होगा कि वर्दी देखकर डरना लाजमी है। भारत का संविधान हर नागरिक को एक बहुत बड़ा और मजबूत सुरक्षा कवच देता है। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, वो सुरक्षा कवच है क्या? देखिए, अगर हम संविधान के आर्टिकल 23 की बात करें तो वो साफ शब्दों में कहता है कि किसी भी इंसान को खुद अपने ही खिलाफ गवाही देने या सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसे कानूनी भाषा में कहते हैं राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। खुद के खिलाफ गवाही देने वाली बात को अगर हम फोन के पासवर्ड से जोड़ें तो ये कैसे लागू होता है? गवाही का मतलब तो अदालत में कटघरे में खड़े होकर कुछ बोलना होता है ना? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। तो फिर फोन का पासवर्ड बताना गवाही कैसे होगी? अच्छा, इसे ऐसे समझिए। जब हमारा संविधान बन रहा था तब संविधान निर्माताओं को पता था कि अंग्रेजों के जमाने में पुलिस किस तरह मार पीट कर जबरदस्ती लोगों से जुर्म कबूल करवा लेती थी। उस जबरदस्ती को रोकने के लिए ये नियम बना। अच्छा, कि मारपीट कर कोई कुछ ना उगलवा ले। बिल्कुल, नियम ये बना कि आपकी मर्जी के बिना आपके मुंह से निकली कोई बात आपके खिलाफ सबूत नहीं बनेगी। अब आज के जमाने में आ जाइए। आज किसी इंसान के दिमाग में जो जानकारी है, जैसे उसके फोन का पासवर्ड या पैटर्न, वह उसका निजी ज्ञान है। हाँ, वो तो सिर्फ उसी को पता है। तो अगर पुलिस किसी को मजबूर करती है कि वो अपना पैटर्न बताए या अपना चेहरा दिखाकर फेस आईडी खोले, तो इसका मतलब है कि वो जबरदस्ती ऐसी जानकारी उगलवा रहे हैं जो कल को उसी इंसान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। ओह, मतलब वो मेरे ही दिमाग का इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर रहे हैं। एकदम सही। कानून कहता है कि पुलिस को सबूत खोजना है तो वो अपना काम करें, लेकिन वो किसी नागरिक को अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसके साथ ही हमारा निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भी है।
बिना किसी ठोस कानूनी आधार के कोई भी किसी की निजी जिंदगी में झांक नहीं सकता। चलिए, मान लिया कि कानून ने ये सुरक्षा कवच दे दिया, कोई अपना पासवर्ड नहीं देगा और पुलिस मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन यार, असली दुनिया की जमीन इतनी सीधी नहीं होती। हाँ, ये बात तो है। थियरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है। अब यहां से मैं थोड़ी बहस करना चाहूंगा। मान लीजिए किसी ने सीना चौड़ा करके कह दिया, मैं पासवर्ड नहीं दूंगा, मेरा संवैधानिक अधिकार है। तो क्या वो पुलिस वाला चुपचाप वहां से चला जाएगा? मुश्किल है। क्या वो गुस्से में आकर फोन छीनकर अपनी जेब में नहीं रख लेगा? ये तो आम बात है। होता है। अगर हम जब्ती की बात करें तो हाल ही में हमारे देश में पुराने क्रिमिनल कानूनों को बदलकर नए कानून लाए गए हैं। अच्छा, कौन सी नए कानून? इनमें से एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे संक्षेप में BNSS कहते हैं। इस नए कानून के तहत पुलिस किसी का भी फोन बिना वारंट के जब्त कर सकती है। बिना वारंट के? एक सेकंड, फिर तो पुलिस को जब भी किसी पे गुस्सा आएगा वो उसका फोन उठा के ले जाएगी। ये तो बहुत खतरनाक बात है। इसमें सुरक्षा कहाँ रह गई? अरे शांति, सुरक्षा इसके नियमों में छिपी है। पुलिस मनमर्जी से फोन जब्त नहीं कर सकती। वो ऐसा तभी कर सकती है जब उसे पुख्ता शक हो कि फोन के अंदर कोई बहुत जरूरी सबूत है। जैसे कोई मैसेज या लोकेशन? हाँ, कोई मैसेज, लोकेशन या कॉल रिकॉर्ड। और उन्हें ये भी डर हो कि अगर तुरंत फोन जब्त नहीं किया गया तो वो व्यक्ति उस सबूत को डिलीट कर देगा। सिर्फ इस आधार पर जब्ती हो सकती है। अच्छा, मतलब कोई ठोस वजह होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सबसे जरूरी बात, जब्त करने का मतलब ये नहीं है कि अधिकारी फोन को बस अपनी जेब में डालेगा और चलता बनेगा। इसका एक बहुत कड़ा नियम है। तो वो जब्ती का सही तरीका क्या है? अगर फोन लिया जा रहा है तो उस वक्त कागजी तौर पर क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? देखिए, जब पुलिस फोन लेगी तो उन्हें मौके पर ही एक पंचनामा बनाना होगा। ये एक तरह का आधिकारिक कागज होता है। इस पंचनामे पर फोन का मॉडल, उसका रंग, उसका IMEI नंबर और यहाँ तक कि उस वक्त फोन की बैटरी का लेवल कितना है, ये सब दर्ज करना होता है। एक मिनट, बैटरी लेवल? मुझे इसमें थोड़ा पेंच लग रहा है। पुलिस को इससे क्या मतलब कि किसी के फोन में 20% बैटरी है या 80%? यही तो इस नए कानून की सबसे बड़ी बारीकी है। बैटरी लेवल इसलिए लिखा जाता है ताकि बाद में ये साबित हो सके कि फोन किस स्थिति में जब्त हुआ था। अच्छा, थोड़ा और आसान करके बताइए। बाद में थाने में अगर कोई उसे चार्ज करके ऑन करे और उसमें कोई नया या झूठा डेटा डालने की कोशिश करे तो फॉरेंसिक जांच में साफ पता चल जाएगा कि फोन कब ऑन हुआ और उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। अरे वाह, मतलब ये फंसाने वाले काम रोकने के लिए है। बिल्कुल। और इससे भी बड़ी बात, BNSS के नए नियमों के तहत इस पूरी जब्ती प्रक्रिया की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होना अनिवार्य कर दिया गया है। सच में? कैमरे के सामने? हाँ, पहले पुलिस पर आरोप लगते थे कि उन्होंने सबूत प्लांट कर दिए। अब पुलिस को ये सब कैमरे के सामने रिकॉर्ड करना होगा और उस पंचनामे की एक कॉपी उस नागरिक को देनी होगी जिसका फोन जब्त हो रहा है। ठीक है, मान लिया कि वो कागजी कार्रवाई करके फोन ले गए, लेकिन मेरा एक शक अभी भी बाकी है। पूछे, क्या शक है? क्या पुलिस वाले फोन को थाने ले जाकर अपने ही किसी लोकल मोबाइल वाले को बुलाकर या खुद ही 4-5 पासवर्ड गैस करके फोन नहीं खुलवा लेंगे? ऐसा तो बहुत होता है। ये बहुत ही आम डर है, लेकिन ऐसा करना कानूनी तौर पर पुलिस के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। कैसे? पुलिस थाने में बैठकर खुद किसी का फोन चेक नहीं कर सकती। उन्हें वो फोन एक सील बंद लिफाफे में डालकर फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यानी FSL भेजना पड़ता है। वहां बैठे तकनीकी एक्सपर्ट्स उस डेटा को निकालने की कोशिश करते हैं और यहाँ एक और नया कानून तस्वीर में आता है। अब ये कौन सा नया कानून है? ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA। अब ये BSA क्या बला है और ये कैसे बचाता है एक आम आदमी को? जब फोरेंसिक लैब वाले फोन से डेटा निकालते हैं तो उन्हें उस डेटा की एक हैश वैल्यू बनानी होती है। एक सेकंड, ये हैश वैल्यू क्या होती है? किसी आम आदमी को इसे कैसे समझाएंगे जो तकनीकी बातें बिल्कुल नहीं जानता? इसे एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट या गणितीय फॉर्मूला समझ लीजिए। जैसे ही फोन का डेटा कॉपी होता है, कंप्यूटर का सिस्टम उस पूरे डेटा को पढ़कर एक बहुत लंबा यूनिक नंबर जनरेट कर देता है। यही नंबर हैश वैल्यू है। तो इस नंबर से क्या साबित होता है कोर्ट में? अब इस नंबर की खासियत ये है कि अगर उस डेटा में एक कॉमा भी बदला गया ना, या कोई एक पुरानी तस्वीर भी डिलीट की गई, तो वो पूरा का पूरा नंबर तुरंत बदल जाएगा। बाप रे, मतलब जरा सी भी छेड़छाड़ पकड़ी जाएगी? बिल्कुल। अगर पुलिस ने कोर्ट में कहा कि हमें ये व्हाट्सएप चैट मिली है,
तो जज सबसे पहले उस हैश वैल्यू का सर्टिफिकेट मांगेंगे। अगर हैश वैल्यू मैच नहीं हुई तो कोर्ट मान लेगा कि पुलिस ने सबूत के साथ मिलावट की है और वो पूरा केस वहीं खारिज हो सकता है। वाह, BSA के तहत केवल यही फोरेंसिक तरीके से निकाला गया डेटा ही कोर्ट में सबूत माना जाता है। तो कुल मिला के ये किसी स्मार्ट लॉक की तरह हो गया। अगर कोई इंसान पैनिक करके अपना अंगूठा लगा दे या पासवर्ड बता दे तो दरवाजा सीधे खुल जाएगा। हाँ, और वो खुद ही फंस जाएगा। लेकिन अगर वो शांत रहे और सिस्टम को लॉक रहने दे तो उसे खोलने के लिए पुलिस को सही मास्टर की यानी लंबी कानूनी प्रक्रिया और फॉरेंसिक लैब के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। ये स्मार्ट लॉक वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। चलिए, नियम तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन अब जरा असली चुनौती पर आते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल बात करते हैं। मान लीजिए रात का वक्त है, कोई सुनसान सड़क है या फिर दिन का उजाला ही सही, लेकिन सामने 3-4 पुलिस वाले खड़े हैं। उनकी आवाज ऊंची है, वो रौब झाड़ रहे हैं। ऐसा होता है अक्सर। तो ऐसी स्थिति में एक आम आदमी जमीन पर खड़ा होकर क्या बोले, कैसे बर्ताव करे? क्योंकि उस वक्त तो इंसान की वैसी हवा टाइट हो जाती है। कोई सिंघम वाला हीरो तो बनना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हीरो तो बिल्कुल नहीं बनना है। तो उस भारी दबाव वाले माहौल में व्यावहारिक रूप से क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, बहुत ही वाजिब सवाल है। ज्ञान तभी काम आता है जब उसे सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जब सामने वर्दी हो और दबाव हो तो आपको बिल्कुल शांत रहना है। बदतमीजी या बहस बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, क्योंकि बहस करेंगे तो वो और भड़क जाएंगे। बिल्कुल। अगर कोई घबराएगा तो अधिकारी और ज्यादा हावी होंगे। इसके लिए 6 बहुत ही सटीक कदम हैं जिन्हें हर नागरिक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मान लेना चाहिए। तो बताइए, इस स्थिति में सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम है सम्मान के साथ लिखित आदेश मांगना। विनम्रता से पूछना चाहिए कि सर, आप किस केस या किस शक के सिलसिले में मेरा फोन चेक करना चाहते हैं? कृपया मुझे इसका एक लिखित आदेश दे दीजिए। यार, क्या सच में कोई थानेदार या पुलिस अधिकारी इतनी आसानी से लिखित आदेश देगा? मुझे तो लगता है कि ये सुनकर वो और चिढ़ जाएंगे कि एक आम आदमी उनसे कागज मांग रहा है। चिढ़ सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से इसका बहुत बड़ा असर होता है। मौखिक रूप से यानी बोलकर धौंस जमाना बहुत आसान है, लेकिन जब किसी अधिकारी को कोई बात कागज पर लिखकर देनी पड़ती है ना, तो उसकी कानूनी जिम्मेदारी तय हो जाती है। अच्छा, मतलब उनका भी रिकॉर्ड बन जाएगा? बिल्कुल। ज्यादातर मामलों में अगर उनके पास कोई ठोस कारण नहीं है तो वो लिखित आदेश मांगने पर ही बैकफुट पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कागज कल को उनके खिलाफ सबूत बन सकता है। ये तो एक अच्छा दाव है। पर मान लीजिए उन्होंने लिखित आदेश नहीं दिया और वो फिर भी फोन खोलने को कह रहे हैं, तब दूसरा कदम क्या होगा? दूसरा कदम है पासवर्ड देने से साफ और स्पष्ट मना करना। लंबी बहस नहीं करनी है, बस इतना कहना है, सर, मैं अपना पासवर्ड या पैटर्न आपको नहीं बता सकता। अगर आपको जांच करनी है तो आप इसे कानून के मुताबिक जब्त करके फोरेंसिक लैब भेज दीजिए। अब यहाँ मुझे एक बड़ा पेच नजर आ रहा है। ये सुनते ही अधिकारी को लगेगा कि उसे कानून सिखाया जा रहा है। हाँ, ऐसा लग सकता है उन्हें। अगर दबाव बढ़ता है और वो धमकाने लगते हैं, तब तीसरा कदम क्या होना चाहिए? अगर धमकाने की नौबत आती है तो तीसरे कदम के रूप में अपने अधिकारों और कानूनी मदद का जिक्र करना चाहिए। कहना चाहिए, सर, बिना किसी ठोस कारण के ये मेरी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। मैं इस बारे में पहले अपने वकील से बात करूंगा। वकील का नाम लेते ही? हाँ, जैसे ही वकील का नाम आता है, बातचीत का रुख अचानक से जबरदस्ती से हटकर कानूनी दायरे में आ जाता है। सही बात है। और चौथा कदम? मान लीजिए वो अड़ी जाएं कि फोन तो हम ले ही जाएंगे। अगर वो फोन जब्त करने पर अड़ जाए तो चौथा कदम होगा रिकॉर्डिंग और पंचनामे की याद दिलाना। साफ शब्दों में कहें, सर, मैं फोन सौंप रहा हूं, लेकिन BNSS के तहत इस जब्ती की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और मुझे तुरंत पंचनामे की कॉपी चाहिए। और क्या खुद भी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ? अगर मुमकिन हो और साथ में कोई और दोस्त या रिश्तेदार हो तो उस बातचीत को खुद भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन यार, रात के अंधेरे में या सुनसान इलाके में अगर कोई रिकॉर्डिंग करने लगे तो क्या पुलिस वाला वो दूसरा फोन भी नहीं छीन लेगा? ये थोड़ा रिस्की नहीं है? देखिए, ये रिस्की हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि इस स्थिति को भांपना जरूरी है। अगर भीड़भाड़ वाला इलाका है तो रिकॉर्डिंग करना सुरक्षित है। अगर सुनसान जगह है तो रिकॉर्डिंग के बजाय पंचनामा मांगने पर जोर दें और आसपास लगे CCTV कैमरों की लोकेशन दिमाग में नोट कर लें। बहुत बढ़िया पॉइंट है। और पांचवा कदम? पांचवा कदम सबसे अहम है। जैसे ही मौका मिले तुरंत अपने परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को सूचना दें
कि आप किस पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के साथ हैं और वो आपका फोन ले जा रहे हैं। ताकि किसी को पता हो कि आप कहाँ हैं। और अगर इन सब के बावजूद पुलिस वाले ने धक्का मुक्की की या जबरदस्ती हाथ पकड़कर फिंगरप्रिंट स्कैनर पे लगा दिया, तो आखिरी कदम क्या होगा? छठा और आखिरी कदम है शिकायत। अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां सड़क पर हाथापाई नहीं करनी है। हाँ, सड़क पर लड़ना तो बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल। बाद में सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाकर उस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए। कोर्ट इस बात को बहुत गंभीरता से लेता है कि एक वर्दीधारी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन किया है। इस पूरी बातचीत से एक बात समझ आती है कि असली ताकत ऊंची आवाज में चिल्लाने में नहीं है, बल्कि ये पता होने में है कि सिस्टम का नियम क्या है। एकदम 100% की बात कही आपने। शांत रहकर सही सवाल पूछना सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल। घबराकर फोन अनलॉक करना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि एक बार डिवाइस अनलॉक हो गया तो फिर वो बिना किसी कागजी रिकॉर्ड के सारा डेटा खंगाल सकते हैं, उसे अपने फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी को भनक भी नहीं लगेगी कि क्या क्या कॉपी कर लिया गया। चलिए, ये तो हो गई जमीन पर उस वक्त की बात। मान लेते हैं कि किसी इंसान ने आपकी सारी बातें मान ली। उसने पासवर्ड नहीं दिया, शांति से बात की, पंचनामा ले लिया और फोन पुलिस को सौंप दिया। अब मेरी असली सजा तो पुलिस स्टेशन के बाहर शुरू होगी ना। वो कैसे? अरे, किसी भी इंसान का बैंक का यूपीआई उस फोन में है, ऑफिस के सारे काम उस फोन से होते हैं, कैब बुक करने से लेकर खाना मंगाने तक सब बंद। महीनों तक वो फोन फोरेंसिक लैब में पड़ा रहेगा। बिना फोन के तो इंसान की जिंदगी पैरालाइज हो जाएगी। ये दर्द बिल्कुल जायज है और जमीनी सच्चाई भी यही है। तो ऐसे में एक आम आदमी तो यही सोचेगा कि यार, इससे तो अच्छा था कि मैं 2 मिनट की बेइज्जती सह लेता, पासवर्ड ही बता देता। कम से कम मेरा फोन तो मेरे पास रहता, मेरे रोजमर्रा के काम तो नहीं रुकते। अब इस भारी उलझन और फ्रस्ट्रेशन से कैसे बाहर आया जाए? ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। ये बात सुनने में बहुत लॉजिकल लगती है और ज्यादातर लोग इसी तात्कालिक नुकसान से बचने के लिए हार मान लेते हैं। लेकिन देखिए, हमें इसे एक व्यापक नजरिए से देखना होगा। आप एक छोटे नुकसान से बचने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, अगर किसी ने घबराकर फोन अनलॉक कर दिया और उन्होंने उस फोन में मौजूद किसी पुरानी चैट को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया, या कोई ऐसा डेटा फोन में डाल दिया जो उस इंसान को किसी गंभीर अपराध से जोड़ दे, तो क्या होगा? बाप रे, तब तो केस बन जाएगा। बिल्कुल। वो इंसान महीनों नहीं, शायद सालों के लिए जेल के चक्कर काटता रहेगा। उसका करियर, परिवार सब बर्बाद हो सकता है। उस नुकसान की भरपाई कोई कोर्ट नहीं कर पाएगा। ये तो बहुत डरावना पहलू है। हाँ, और इसी खतरे से बचने के लिए कानून ने एक सुरक्षित रास्ता दिया है, और यहीं पर वो कागज का टुकड़ा यानी पंचनामा काम आता है। तो उस पंचनामे से फोन वापस मिल जाएगा? जब आपके पास पंचनामा और उसमें लिखा IMEI नंबर होता है, तो आप सीधे कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आप कोर्ट को बता सकते हैं कि फोन आपकी आजीविका के लिए या रोजमर्रा के जरूरी कामों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो कोर्ट दे देगा फोन? BNSS के नियमों के तहत अगर पुलिस की शुरुआती जांच पूरी हो गई है या फोरेंसिक लैब ने अपना डेटा निकाल लिया है, तो कोर्ट पुलिस को आदेश दे सकता है कि वो फोन आपको वापस लौटा दे। मतलब ये जरूरी नहीं है कि फोन लैब में सालों तक सड़ेगा। कोर्ट के जरिए उसे जल्दी वापस पाया जा सकता है। बिल्कुल। और अगर मामला कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल केस नहीं है, बल्कि कोई छोटी मोटी शिकायत है, तो वकील के जरिए भी पुलिस और दूसरे पक्ष से बातचीत करके मामले का समझौता किया जा सकता है। यार, ये तो बहुत ही काम की बात बताई आपने। कहने का मतलब ये है कि सही रास्ता हमेशा थोड़ा थकाऊ हो सकता है। आपको कुछ दिनों की असुविधा होगी, लेकिन अंत में आप सुरक्षित रहेंगे। जल्दबाजी में उठाया गया गलत कदम आपको एक बहुत लंबी और खतरनाक कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। ये तो बहुत ही शानदार कानूनी सफर रहा। इस पूरी चर्चा से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इंसान को कानून या पुलिस से डर नहीं लगता, बल्कि अपनी कम जानकारी से डर लगता है। बिल्कुल सही। जानकारी का अभाव ही हमारा सबसे बड़ा डर है। हमें लगता है कि कानून कोई बहुत भारी भरकम चीज है जो सिर्फ वकीलों और जजों की किताबों में बंद है। लेकिन सच तो यह है कि ये आम नागरिक की रोजमर्रा की ढाल है। सही कहा। हर नागरिक को यह समझना चाहिए कि सिस्टम उनके खिलाफ नहीं है, बशर्ते उन्हें उस सिस्टम को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना आता हो। सही बात है। जब कोई अधिकारी देखता है कि सामने खड़ा इंसान शांत है, उसे BNSS का पता है, वो पंचनामा मांग रहा है, तो उनका रवैया अपने आप बदल जाता है। वो समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति के साथ मनमानी नहीं की जा सकती।
इस टॉपिक को समझने के बाद हमेशा की तरह जीबी लीगल माइंड की तरफ से आपके लिए एक सवाल। अगर भविष्य में कभी आपके या आपके किसी करीबी के सामने ऐसी स्थिति आती है कि कोई अधिकारी जबरदस्ती फोन चेक करना चाहें, तो आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? सोचकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए जीबी लीगल माइंड से। यहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं। जरूरत हो तो कानूनी सलाह भी ले सकते हैं।